नमस्कार साथियों, शिखर कंपटीशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा आपको हमने अभी तक मैथ में पीवाईक्यू हल कराए हैं यूपीपी के लिए, ऐसे ही आपको अब 28 जनवरी 2019 के शिफ्ट जो फर्स्ट है उसके रीजनिंग के पोर्शन को हल करेंगे और इसके साथ साथ आप लोग भी साथ में सवाल लगाएंगे ताकि साथ साथ में प्रैक्टिस हो सके और पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसकी भी जानकारी आपको हो सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति पैटर्न प्रश्न आकृति में दी गई श्रृंखला को पूरा कर सकता है। तो देखिए, जैसे ये देखिए प्रश्न आकृति दिया है, इसमें 3 दिए हैं और यहां पर कौन सी आकृति आएगी इन चारों में से, ये पूछा गया है। तो आप इसके पैटर्न के आधार पे बताएंगे। देखेंगे सबसे पहले तो ये यहां पर है, फिर इसमें देखिए यहां पर आया है, फिर ये यहां पर आया है। तो कहने का मतलब है ये एक स्थान आधा उधर आधा इधर ऐसे बढ़ रहा है। तो यानी अब की ये आएगा यहां पर। तो यहां पर किस में आया है, ये वाला ऑप्शन कतई गलत है, ऐसे बी वाला कतई गलत है क्योंकि इसमें नीचे आया है ना। तो या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। अब इसमें और देख लेते हैं दूसरी आकृति को। देखिए इसमें काला वाला हिस्सा यहां पर है, फिर यहां पर है, फिर यहां पर है ना। तो अब की कहां पर आएगा बोलो, यहां पर। तो इस हिसाब से आपका डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें ये भी पिछले जैसे क्वेश्चन है। इसमें यहां पर प्रश्न आकृति की जगह पर इन चारों में से कौन सी आकृति आएगी। तो इसमें ध्यान से देखेंगे कि बीच में इसमें ट्रायंगल आया है, स्क्वायर आया है, इसमें सेमी सर्किल आया है। तो अब की नई आकृति आएगी। तो इन चारों में जो आकृति नहीं आई है कौन है, वृत्त। तो बीच में अब की वृत्त आएगा। तो जाहिर सी बात है आपका पहला ऑप्शन कतई गलत है, दूसरा ऑप्शन कतई गलत है। या तो सी सही होगा या तो डी सही होगा। इसमें देखिए बीच में गोला आया है, वृत्त आया है, इसमें भी वृत्त आया है। इन्हीं दोनों में से कोई एक सही है। अब और भी देखेंगे। देखिए इसमें ऐसे आकृति हुई है, फिर ऐसे हुई है, फिर ऐसे लाइन गई है, तो आपकी ऐसे जाएगी। इसका मतलब इसमें ये ऐसे लाइन है। तो इसका मतलब है इसका आंसर क्या हो जाएगा बोलो, सी। क्या हो जाएगा बोलो, सी। क्वेश्चन नंबर 3 है कि दी गई छवि बनाने के लिए न्यूनतम कितनी रेखाओं की जरूरत पड़ेगी, है ना। इसमें रेखाओं को गिनना है। तो ध्यान से देखिए, हम लोग गिनना शुरू करते हैं। इसमें गिनना ही पड़ेगा। देखिए 1 2, ठीक है, 3 4 5 6, ठीक है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 हो गई और ये 16 हो गई। तो टोटल कितनी होंगी बोलो, 16। तो इस हिसाब से आपका आंसर कौन सा सही है, पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें लिखा है कि जो ये आकृति बनी है इसकी मिरर इमेज होगी वो कैसी होगी, इन चारों में से आपको बताना है। ठीक है, तो जैसा आपको पता है कि ये आकृति जो दी है ये इधर आ जाएगी, उसमें उस साइड में है तो इसकी मिरर इमेज बनेगी उसमें इस आकृति, और ये ऐसे बनेगी, इधर को थी उसमें तो इसमें इधर को बनेगी, है ना। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपका बी ऑप्शन कतई गलत है, ए ऑप्शन भी कतई गलत है, पहले नहीं बाद में होगी, इसमें भी पहले है। इन्हीं या तो सी सही होगा या तो डी सही होगा। और जो ये लाइन है ये इधर के बजाय किधर हो जाएगी, इधर हो जाएगी। तो इस हिसाब से देखा जाए इसमें लाइन इधर है। तो इसका मतलब है आपका आंसर कौन सा सही है बोलो, डी सही है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें लिखा है कि प्रश्न आकृति में जैसे कागज को मोड़ा गया है ऐसे करके, ठीक है, और फिर काटा गया इसमें ट्रायंगल और ऐसे। तो आपको बताना है कि इसको जब ओपन करेंगे तो इन चारों में से कौन सी आकृति आएगी। तो देखिए इसको 8 हिस्सों में मोड़ा गया है ना। कितने हिस्सों में मोड़ा गया है बोलो, 8। तो सब में 8-8 दिए भी हैं। देखिए सब में दिए हैं कि नहीं दिए। अब ये वाली जो लाइन है ये मोड़ा जाएगा तो इधर भी ऐसे आएगा
और ऐसे तो है ही है। तो इसका मतलब है आपका बी और ए ये कतई गलत है। या तो सी सही होगा या तो डी। देखिए इसमें ही ऐसे है। और ध्यान से देखेंगे कि ये होगा तो इसको जब ऐसे ओपन करेंगे तो ये ऐसे बनेगा, है ना। तो इसमें ध्यान से देखेंगे ऐसे नहीं है, जबकि इसमें ऐसे बना है। तो ये आपका ऑप्शन सही है सी। ठीक। और बाकी ऑप्शन आपके गलत है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें लिखा गया है कि निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार अंग्रेजी डिक्शनरी के अनुसार रखें तो सबसे पहले कौन सा आएगा। तो इसको अंग्रेजी वर्णमाला में देखेंगे तो वीवो इसमें सब में कॉमन है। वीवो क्या है, इनमें सब में कॉमन है। तो इनको हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ठीक है। अब नंबरिंग कर लेंगे जो तीसरे स्थान पर है। तो वाई का अंग्रेजी वर्णमाला में 25वां स्थान है, यू का 21वां स्थान है, यल का 12 स्थान है और इसमें भी यल का 12 स्थान है। तो जाहिर सी बात है पहले में इन दोनों में से कोई एक आएगा। अब यल के बाद वाली स्थिति देख लेते हैं क्योंकि 12-12 सेम है। तो यहां पर यू का स्थान 21 होगा और यहां पर टी का स्थान क्या होगा, 20। तो जाहिर सी बात है 20 पहले आएगा और 12-21 बाद में आएगा। तो यानी ओल्ट मीटर आपका जो है वो सही आंसर है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वोल्ट मीटर इन चारों में सबसे पहले आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें लिखा है कि इसके आधार पे यहां पर कौन सा शब्द आएगा इन चारों में से। तो ध्यान से देखेंगे तो इसमें देखिए लास्ट में कौन सा आईसी आया है। तो इसमें भी पहले नंबर पर आईसी आया है ना। इसके आधार पे ऐसे इसमें OX आया है तो OX से स्टार्टिंग हुई है ना। ऐसे से इसमें EN आया है तो यहां पर EN से स्टार्टिंग हुई है। तो आखिरी में CE आया है तो यहां पर स्टार्टिंग भी C और E से होगी। तो C और E से स्टार्टिंग वाला कौन सा शब्द है बोलो, ये है। C आपका सही है ना। ऑप्शन C आपका बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि जिसमें इसमें शब्द दिए हैं, सीक्वेंस दी है और यहां पर पूछा है इनमें से कौन सा वर्ड आएगा। तो ध्यान से देखेंगे EDC है, GHI है, MLK है, OPQ है और UTS। तो इसमें नंबरिंग कर लेते हैं पहले पहले वाले की। तो इसका 5वां स्थान होता है, G का 7 होता है, M का 13 होता है, O का 15 होता है और U का कितना होता है बोलो, 21 होता है ना। तो देखिए इसमें कितना प्लस हुआ है, +2। ऐसे इसमें भी कितना हुआ है, +2। तो 21 में +2 होगा तो यानी 23 आएगा और 23 पर कौन आता है बोलो, W। तो इसमें स्टार्टिंग से किससे होगी बोलो, W से होगी। तो इस प्रकार आपका D बिल्कुल सही ऑप्शन है। WXY ही होगा क्योंकि अन्य में किसी में W से शुरुआत हुई नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें लिखा गया है दी गई श्रेणी में एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उस उचित विकल्प को चुनिए जो श्रेणी को पूर्ण करता है। तो इसमें ध्यान से देखेंगे W दिया है और M दिया है ना। जिसमें M इसमें लास्ट में है, फिर एक स्थान बाएं खिसका, यानी इसमें M के बाद W एक बार भी नहीं है, इसमें एक बार है। इसमें M के बाद 2 बार W है, इसमें एक बार है। अगली बार M के बाद 3 बार W आया है, इसमें M के बाद 4 बार W आया है। तो अब की M के बाद कितनी बार W आएगा, 5 बार आएगा। तो ध्यान से देखेंगे M के बाद W जिसमें 5 बार आया हो। तो ध्यान से देखिए इसमें 5 बार आया है और B आपका बिल्कुल सही है ना। और बाकी जो है इसमें M 2 बार आया है, इसमें भी M 2 बार आया है, इसमें सिर्फ W आया है, जबकि इसमें W 5 बार आया है और M 1 बार आया है। तो ये ऐसा इसमें केवल ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी ही ये आपका करेक्ट आंसर है। आप क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। इसमें लिखा गया है कि दी गई श्रेणी में एक संख्या लुप्त है, दिए गए विकल्प में से उचित विकल्प चुनिए जो श्रेणी को पूर्ण करता हो। ठीक है। इसमें जो है सब में प्लस किया गया है 1.9। तो इसमें अगर प्लस करेंगे 1.9 तो -8.9 हो जाएगा। फिर इसमें प्लस किया गया है 1.9, तो 1.9 प्लस करेंगे तो माइनस का 7 आ जाएगा। और जब इसमें 1.9 प्लस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5.1 माइनस का।
तो इस प्रकार आपका कौन सा ऑप्शन सही है बोलो? डी ऑप्शन बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। इसमें लिखा है यदि किसी महीने का चौथा दिन शुक्रवार है तो निम्नलिखित में से कौन सा उसी महीने के 25वें दिन के बाद का तीसरा दिन होगा, है ना? तो चौथा दिन शुक्रवार है, यानी 4 तारीख में कौन सा दिन है बोलो? 4 तारीख में दिन है शुक्रवार, और 25 दिन के बाद तीसरा दिन, तो यानी पहला दिन 26 होगा, दूसरा दिन 27 होगा, तीसरा दिन 28, यानी आपको 28 तारीख का दिन पूछा है, कौन सा होगा, है ना? तो ध्यान से देखेंगे, हमेशा याद रखिए कि 7 दिन जोड़ते हैं तो हमको वही दिन मिलता है। तो शुक्रवार में 4 में 7 दिन जोड़ेंगे तो कौन सा कितना आ जाएगा? 11, है ना? फिर 11 में 7 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 18, 18 में 7 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 25, यानी 25 को क्या होगा? शुक्रवार होगा, है ना? उसके 3 दिन बाद बोला है तीसरा दिन, तो अगला दिन शनिवार होगा, फिर रविवार होगा, फिर सोमवार होगा, तो यानी 28 तारीख को कौन सा दिन होगा बोलो? सोमवार। तो इस प्रकार आपका चौथा विकल्प बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इसमें लिखा गया दी गई श्रृंखला में श्रेणी में एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर श्रेणी को पूर्ण करें। यानी जैसे सीक्वेंस है ऐसे यहां पर इन चारों में से कौन सा युग्म आएगा। तो इस टाइप के हमने कई सवाल बताए हैं, अब आप लोग आंसर बताएं कि इसका कमेंट करके कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, जैसे अभी हमने 2-3 क्वेश्चन किए हैं बिल्कुल सेम है, आप लोग इसको करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। किसी कूट भाषा में 972 को ये लिखा गया है, 298 को आयरन इज स्ट्रांग ये लिखा गया है, 387 का अर्थ है आयरन एंड स्टील। तो एंड के लिए कूट ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखेंगे कि पहले और दूसरे में कॉमन क्या है। इसमें जो है पहले और दूसरे में क्या कॉमन है? स्ट्रांग कॉमन है। देखिए इसमें भी ये स्ट्रांग है, इज भी है, तो इधर भी 2 कॉमन होंगे। एक तो 2 कॉमन है ये वाला, और फिर क्या कॉमन है? 9 कॉमन है ना? तो इसका मतलब है आयरन के लिए कौन सा वर्ड आया है बोलो? आयरन के लिए आया है कौन सा? 8। और इसमें क्या है? स्टील, तो स्टील के लिए आया है 7, है ना? क्योंकि 2 और 9 क्या है? कॉमन है नीचे और ऊपर में, तो ऊपर 7 अलग है और यहां पर कौन अलग है? स्टील, तो स्टील के लिए 7 आएगा। और इसमें कौन है? आयरन है, तो आयरन के लिए कितना आएगा? 8 आएगा। अब इसमें कहा है 387 का अर्थ है आयरन एंड स्टील, तो आयरन के लिए बताइए कितना आएगा? 8, और स्टील के लिए कितना आएगा? 7। तो एंड के लिए क्या होगा बोलो? 3 आएगा। एंड के लिए कितना आएगा बोलो? 3। तो इसमें एंड का कोड हो जाएगा 3। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। इसमें लिखा है किसी विशेष कूट भाषा में वांट को इतना लिखा जाता है, कोप को इतना लिखा जाता है, तो इस कूट भाषा में नोट को कैसे लिखेंगे? तो इसमें देखेंगे कि नोट, तो देखिए यन यहाँ इसमें तीसरे नंबर पर आया है, इसमें तीसरे नंबर पर क्या है? 1, तो इसके लिए 1 आएगा। अब ओ का कोड ढूंढते हैं। देखिए ओ इसमें सेकेंड नंबर पर आया है, और यहाँ पर सेकेंड नंबर पर क्या? 8, तो यहाँ पर ओ का कोड हो जाएगा 8। अब देखेंगे टी, तो टी देखिए लास्ट में आया है, इसमें लास्ट में क्या आया है? 5, तो इसका 5 हो जाएगा। और ई का देखेंगे इसमें लास्ट आया है, तो इसमें लास्ट में कौन सा अंक है? 3, तो इसका हो जाएगा 1853। इसका मतलब है आपका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। इसमें लिखा है यदि किसी विशेष कूट भाषा में प्लस को गुणा, प्लस गुणे को प्रस्तुत करता है, माइनस प्लस को प्रस्तुत करता है, गुणा भाग को प्रस्तुत करता है, और भाग माइनस को प्रस्तुत करता है, तो निम्नलिखित में से अभिव्यक्ति का जो है आंसर बताएं। तो देख लेते हैं, हम इसको नोट कर लेते हैं। 8 और भाग को क्या करता है बोलो? भाग, यहां पर भाग माइनस को प्रेजेंट करता है, तो यहां पर माइनस लगा देंगे। गुणा भाग को, तो यहां पर भाग लिख देंगे। और माइनस किसको रिप्रेजेंट करता है? प्लस को, तो यहां पर 9 लिख देंगे। और प्लस किसको रिप्रेजेंट करता है बोलिए? यहां गुणे को, तो यहां पर लिख देंगे 3। अब इसको हम लोग हल करेंगे, तो बोर्ड मास के अनुसार सबसे पहले क्या करेंगे? भाग करेंगे, तो भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा, बाकी हम लोग ऐसे ही लिख लेंगे।
फिर इसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 27 प्लस 2, ये ऐसे करके लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 27 और 8 हो जाएगा 35 माइनस 2, यानी आपका आंसर आ जाएगा कितना बोलो, 33। तो इस प्रकार सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है ना। अब क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। इसमें लिखा है यदि इस वर्ड को ये लिखा जाता है तो हो इसको क्या लिखा जाएगा, है ना। तो ऐसे बताना है। तो देखिए नंबरिंग कर लेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में सी का स्थान होता है 3, 5 ई का होता है 14, 20, 1 और 21, 18। इधर नंबरिंग कर लेंगे तो 1, 3, 12, 18, 25 और 19, 16। अब ध्यान से देखेंगे तो सब में देखेंगे क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। क्या हो रहा है बोलो, -2 हो रहा है। क्या हो रहा है, -2। देखिए सब में -2 हो रहा है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी -2 कर लेंगे। तो देखिए HOP, तो इसकी नंबरिंग कर लेंगे 8, 15, 16। -2 करेंगे तो ये 6 पर यफ आ जाएगा, 13 पर आ जाएगा यम और 14 पर आ जाएगा यन। तो आपका आंसर हो जाएगा यफ यम यन। इसका मतलब है ये जो सी ऑप्शन है ये बिल्कुल आपका सही है ना। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इसमें लिखा है यदि A@B का अर्थ है A B का पुत्र है, A#B का अर्थ है कि A B का पति है, A*B का अर्थ है A B की पुत्री है, तो P@Q*R#S का अर्थ क्या है। तो हम लोगों को क्या करनी पड़ेगी, इसकी फैमिली ट्री बनानी पड़ेगी। तो देखिए फैमिली ट्री बनाते हैं। सबसे पहले हमने P लिखा, कि P के बाद क्या है, एट। तो @ का मतलब है P पुत्र है, जो है पुत्र है किसका, Q का। किसका पुत्र है, Q का। तो Q का एक स्थान ऊपर बनेगा, ठीक है। आगे क्या लिखा है, Q*R। स्टार का मतलब है, इसमें पढ़ के बताएंगे, स्टार का मतलब है पुत्री। तो Q पुत्री है किसकी, R की, है ना। और R के आगे हैश लगा है, तो हैश का मतलब है R पति है किसका, यस का। तो यस फीमेल होगी। अब इसमें बताना है चारों में कौन सा सत्य है। तो पहला देखते हैं, यस P की मां है। तो यस P की मां नहीं है, यस P की नानी है ना। दूसरा देखते हैं PS की दादी है। तो PS की दादी नहीं है, PS का जो है वो ग्रैंडसन है। तीसरा PS की मां है, P यस की मां है नहीं है, गलत है। यस P की दादी है। तो यस जो है वो P की दादी है, इसको हम कह सकते हैं। हालांकि ग्रैंड मदर लिखा है तो यहां पर इसकी नानी होना चाहिए। तो यस P की नानी है। तो इसमें चारों में देखा जाए तो आपका चौथा विकल्प बिल्कुल सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये भी बिल्कुल उसी टाइप का है और ये ब्लड रिलेशनशिप का क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग फैमिली ट्री बना के करेंगे। तो ध्यान से देखेंगे, पहले हम फैमिली ट्री की इसकी बनाते हैं, फिर इसकी बनाते हैं, फिर इसकी बनाते हैं। तो सबसे पहले वाले देखते हैं, C परसेंटेज का मतलब है भाई है। C भाई है किसका, D का। और D के बाद आया है स्टार। स्टार का मतलब है D पुत्र है किसका, E का। और इसके बाद ये आया है मां, E मां है किसकी, यफ की। तो इसमें ये चीज पता नहीं चलती है ना, ये चीज गलत है। ये जो है रिलेशन पता नहीं चल रहा है। अब दूसरे का बनाते हैं हम लोग, दूसरे का बनाते हैं। तो C स्टार का मतलब है C पुत्र है किसका, D का। और D के बाद जो है D मां है किसकी, E की। और E के बाद परसेंटेज आया है, यानी ये भाई है किसका, यफ का। तो इसमें पता क्या करना है कि C यफ की मां के भाई का पुत्र है, तो इससे तो पता नहीं चलेगा। अब हम लोग बनाते हैं C का। तो C का बनाते हैं, तो C लिखेंगे। स्टार का मतलब देखिए क्या है, स्टार का अर्थ है P Q का पुत्र है।
तो यानी सी पुत्र है किसका? डी का। तो ऐसे लिखेंगे, सी पुत्र है, एक स्थान नीचे होगा किसका? डी का। आगे डी के बाद परसेंटेज लिखा है, तो यानी डी भाई है किसका? ई का। और ई के बाद जो है लिखा है ई मां है किसकी? यफ की। तो देखिए इसमें पता चल रहा है कि सी यफ की मां के, सी यफ की मां के भाई का पुत्र है ना? तो इस प्रकार आपका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन में आपको फैमिली ट्री ड्रा ही करनी पड़ेगी और कुछ उसका कोई तरीका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ए बी बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है। सी ने डी से कहा कि तुम मेरी बहन के पति के ससुर हो, तो डी का सी से रिश्ता बताना है। तो कहा किसने? सी ने। किससे? डी से। तो अपने लिए शब्द, सी कहने वाला कौन है? सी। तो अपने लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल करेगा? मेरी। यानी सी की बहन होगी कोई, के पति उसी पीढ़ी के होंगे, के ससुर। तो पति के ससुर का मतलब है उसकी पत्नी के पति, है ना? कौन? तुम का मतलब है डी, है ना? तो ऐसे इसकी फैमिली ट्री बन जाएगी। तो पूछा है डी सी से किस प्रकार संबंधित है। तो जो डी है वो सी का कौन है? तो डी सी का दादा है, गलत। डी सी का ससुर है, ये भी गलत है। डी सी का पिता है। डी सी का क्या है बोलो? पिता है, क्योंकि उसके बहन का पिता है तो उसका पिता होगा। तो इसका मतलब है आपका तीसरा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है ना? अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को करते हैं। इसमें लिखा एक डायग्राम बना है जिसमें ट्रायंगल है, स्क्वायर भी है और रेक्टेंगल है, सर्किल है, और इसके आधार पे कहा है सबको जो है दर्शाया गया है कि ट्रायंगल रसायन विद को दर्शाता है, रेक्टेंगल माता को, सर्किल अभिनेता को, मनोवैज्ञानिक को, स्क्वायर दर्शाता है। पूछा क्या है इसमें? तो अक्षरों का कौन सा सेट उन माताओं को दर्शाता है जो अभिनेता नहीं है? तो कौन सा सेट है जो माता का जो अभिनेता नहीं है? अभिनेता का मतलब है सर्किल में ना आते हूं, तो सर्किल में ना आते हूं, इसमें ना आते हूं, अभिनेता ना हो मतलब इसमें, और माता हो तो कौन है? जी। कौन है बोलो? जी। तो आपका आंसर हो जाएगा जी। केवल माता कौन है? जी। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। इसमें लिखा है कि शाकाहारी भेड़िया और बाघ तीनों के बीच में सबसे अच्छा वेन डायग्राम कौन सा है ना, जो इनके संबंधों को दर्शाता हो। तो देखिए भेड़िया भी मांसाहारी होता है, बाघ भी मांसाहारी होते हैं, ठीक है? तो भेड़िया और बाघ अलग अलग बनेंगे और शाकाहारी का इनसे कोई संबंध नहीं है, यानी तीनों अलग अलग बनेंगे। तो तीनों अलग अलग संबंध कौन सा है बोलो? ए। तो आपका जो पहला वेन डायग्राम बना है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि इन चारों में सबसे अलग कौन है? पहला है असफल, दुखी, खुश, उत्साहित। बोलो, तो इसमें सबसे अलग कौन है बोलो? असफल। असफल इन चारों में सबसे अलग है। तो आज हम लोगों ने रीजनिंग के 30 क्वेश्चन किए। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे लगे होंगे इसका सोल्यूशन, और इसका आप प्रैक्टिस करते रहिए। जितने आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आपको जो है अपने विषय में पारंगत होते चले जाएंगे, ठीक है? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आप जो नए वीडियो आपको समय पर मिलते रहें। फिर से मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।